program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. स्काई प्लस न्यूज़ के रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। रूबरू प्रोग्राम के इस एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे किशोर कुमार मंडल से। किशोर कुमार मंडल प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच हैं। किशोर कुमार मंडल ने 1987 में जन आंदोलन की शुरुआत की। कई समाजवादी संगठनों से जुड़े रहे। कैलाश सत्यार्थी जैसी शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला। कई स्थानीय समस्याओं को लेकर जन चेतना मंच के माध्यम से कई आंदोलनों में कदम रखा। तो आइए मिलते हैं किशोर कुमार मंडल से और जानते हैं कि किस चीज़ ने उन्हें राजनीति में आने को प्रेरित किया। जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम किशोर मंडल, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी। ये सियासत में, राजनीति में आपका पदार्पण कब और कैसे हुआ? देखिए, हम जब छात्र जीवन में थे तो छात्र जीवन से ही लोगों का, गरीब गुरबों का काम करना और उससे भी ज़्यादा आंदोलन संघर्ष करने का एक अंदर में जज्बा पता नहीं कैसे उत्पन्न हुआ, ये हमको भी नहीं पता चला। और छात्र जीवन से जब शुरुआत हुई मेरी, समता युवजन सभा और कई समाजवादी संगठनों में हम रहे तो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में महानंदा नदी बहती है और उससे होने वाला जो बाढ़ है उससे काफ़ी तबाही होती है। और इस तबाही को जब हम 1987 में देखे तो उस समय दिल में एक जज्बा हुआ कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, इसका एक निराकरण होना चाहिए। तो उसी समय सन 1987 में जब पूरा बिहार डूब रहा था और प्राणपुर बुरी तरह डूब रहा था, उसी समय जल से जुड़ी 5 सवाल को लेकर हमने जल आंदोलन शुरू किया और वहीं से मेरी शुरुआत हुई सामाजिक जीवन। ये सन कौन सा था? ये सन 1987। 1987 से आपने शुरू किया। आप सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सामाजिक संगठन से अलग होकर के सियासत में आकर के ही आप समस्याओं को दूर कर सकें? बिल्कुल। 1987 में मेरी शुरुआत जल आंदोलन से हुई और जल आंदोलन के बाद भूमि आंदोलन के बाद तो बचपन बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ आंदोलन, दहेज प्रथा आंदोलन। महिला पुरुष में यहाँ मजदूरी में काफ़ी अंतर हुआ करता था। उस वक्त 10 रुपया पुरुष को मजदूरी मिलता था और 5 रुपया महिलाओं को मजदूरी मिलता था। तो हमको लगता था कि महिलाओं के मान सम्मान पर ठेस पहुँच रहा है, उसका शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। इसलिए हमने आंदोलन चलाया, महिला हो या पुरुष सबको मजदूरी एक समान। और इस तरह से कई सामाजिक संगठनों में हम रहे। आपका सवाल बिल्कुल ही जायज़ है। समता युवजन सभा में रहे, बचपन बचाओ आंदोलन जिसके प्रणेता कैलाश सत्यार्थी हैं और उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके संगठन में हमको काम करने का मौका मिला। बचपन बचाओ आंदोलन में काम करने का मौका मिला, बाल मजदूरी के विरुद्ध, घरेलू हिंसा के विरुद्ध। और गर्व से मेरे लिए गर्व की बात है, कैलाश सत्यार्थी जैसा प्रणेता और आदर्श पुरुष के साथ हमको काम करने का मौका मिला है। इसके अलावे कई संगठनों में हम रहे हैं, समाजवादी संगठनों में, लोहिया जी के, जयप्रकाश जी के कई संगठनों में रहे हैं और खुद लोक चेतना मंच बनाकर जो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर गरीब लोगों का जो समस्या हुआ करता था, ज्वलंत जो समस्या होती थी, तो तमाम समस्याओं के विरोध हमने संगठन बनाकर काम करने का किया। लेकिन अब जो आपका सवाल है, 2018 में मेरे पास बुद्धिजीवियों और राजनीतिक लोगों की कुछ टोली आई और वो लोग प्रस्ताव रखे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो वास्तव में राजनीति से हम काफ़ी दूर भागते थे। राजनीति को हम ये समझते थे कि हम लोग जैसा आंदोलनकारी समाजवादी संगठनों से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों को हरदम उठाने वाले लोग शायद राजनीति नहीं कर पाएंगे। और इसका एक वजह भी है कलाम साहब कि हमने बड़े बड़े इस तरह से आंदोलनकारियों को, संघर्षशील को देखा है चुनाव लड़ते हुए, हारते हुए। इसीलिए मेरे लिए चुनाव लड़ना हम समझ लेते उल्टी दिशा में चलना होता है। लेकिन जब 2018 में राजनीति से जुड़े हुए, कई संगठन से जुड़े हुए और कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग जब मेरे पास आए 2018 में कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तब इस पर हम गहन विचार करना शुरू किए। और फिर बहुत गहन विचार और अध्ययन के बाद हमको लगा कि मेरे जैसे लोगों को वास्तव में
राजनीति में भी जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जो विधानसभा है, क्योंकि कानून तो वही बनता है। हम जिस मुद्दा को उठाना चाहते हैं, हम जिस काम को करना चाहते हैं, केवल आंदोलन संघर्ष से उसका निराकरण नहीं हो सकता है। हमको रोड से लेकर विधानसभा में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमने राजनीति में 2018 में प्रवेश किया। आप आरजेडी में सक्रिय भूमिका में थे आप, लेकिन अचानक ये निर्दलीय में चुनाव लड़ने का फैसला आपने कैसे किया? नहीं, 2018 में हमने निर्दलीय शुरू किया। 2018 में पहली बैठक हुई, कटिहार में मेरी बड़ी बैठक हुई थी। वही डिसीजन हो गया था कि हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना है। और 2018 में पूरा कैंपेन विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण गांवों में घूमने का काम हम किए। 40 पंचायत हमारे विधानसभा क्षेत्र में, लगभग 600 गांव हैं, और सभी गांव में 2018 और 2019 पूरा हम घूमे, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घूमे। 2020 जैसे ही प्रवेश किया, लोगों का डिमांड धीरे धीरे होने लगा कि कोई राजनीतिक दल से अगर आपको टिकट मिलता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर हमने कई लोगों से संपर्क साधा, और उसमें लगा कि राजद ही एक ऐसा पार्टी है जिसका खाली है सीट, वो हमको टिकट दे सकता है। और फिर हम राजद के बड़े नेताओं से संपर्क साधे, और उन तमाम बड़े नेताओं के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया कि आप आरजेडी ज्वाइन कीजिए। चूँकि मेरा जो कैंपेन था वो इतना मजबूत कैंपेन था कि इसका आवाज़ जो है, इसका शोर पटना तक पहुंच चुका था। इसलिए बड़े नेताओं के तरफ से हमको राजनीति में लाने का काम किया। और 19 मार्च 2020 को हम राजद का मेंबरशिप लिए, और एक सप्ताह के अंतराल में हमको राजद का जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद से हम लगातार राजद के साथ रहे। टिकट में भी काफ़ी प्रयास किए, टिकट नहीं मिला तो जनता के तरफ से हुआ कि टिकट नहीं दिया आपके जैसे आदमी को। और यहाँ जो 2 राष्ट्रीय दल हैं, दोनों बाहरी लोगों को टिकट दिया, विधानसभा क्षेत्र के नहीं है। इसलिए लोगों के मांग पर, जनता के टिकट पर हमको लड़ने का निर्णय मेरा हुआ। और फिर हम अभी निर्दलीय प्रत्याशी, पुनः निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, और निर्दलीय नामांकन किए। एक बात ये होती है कि किशोर कुमार मंडल, जो प्राणपुर के लिए एक जाना पहचाना नाम है, सामाजिक संगठनों से जुड़े होने के बाद आप सियासत को, राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? राजनीति में अभी जो हम टिकट के दौर में गए, उस टिकट के दौर में बहुत कुछ राजनीति हमको समझने का पहली बार जीवन में मौका मिला। लेकिन जो वहाँ जिस तरह से बोलता है कि राजनीति एक दलदल है, और वो वास्तव में वहाँ देखने के लिए मौका मिला। लेकिन जब हम अब राजनीति में पैर रखे हैं, अब राजनीति को सुधारने का काम करेंगे। पीछे खिसकने का नहीं, पीछे तो किसी हाल में नहीं खिसकेंगे, किसी सूरत में नहीं खिसकेंगे। और चुनाव जीतने जा रहे हैं, काफ़ी अपार समर्थन हमको मिल रहा है। इसीलिए राजनीति में जाएंगे तो वहाँ भी लोगों को लगेगा कि अच्छे लोग भी राजनीति में हैं, तो राजनीति में सुधार भी होगा। और ये समय भी आ रहा है। प्राणपुर विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, पेपर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा आपके सामने आ रही हैं? प्राणपुर में अगर कलाम साहब सच में पूछा जाए तो अनगिनत समस्या है। जब हम जाते हैं तो हमको लोगों का आक्रोश हमको झेलना पड़ता है। उनको लगता है कि ये भाजपा से आ गए हैं, और 3 साल में ये जो किए हैं, जो किया धरा हुआ है, उसका आक्रोश हमको झेलना पड़ता है। लोगों का आक्रोश झेलने के बाद, सुनने के बाद जब हम अपनी बात बताते हैं तो लोग आश्वस्त हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये पहली बार हुआ है जो इतने मजबूती से कोई स्थानीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, और लोगों में एक आस और एक उम्मीद जग गया। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, और वो कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। प्राणपुर में डेवलपमेंट का काम, विकास का काम किस स्तर पर हुआ? सुशासन बाबू का काम बोलता है। अगर वो बोलते हैं कि बोलता है, तो ये बोलता है कि अब सड़क गड्ढों में तब्दील हो गया है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, पुल पुलिया का हालत देखिए। अब हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र, आप स्पेशली बोले हैं, तो हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र आजमनगर प्रखंड का 5 पंचायत नदी के पश्चिमी पार में है, और उसको जाने के लिए कोई साधन नहीं है।
उनको या तो झवा पुल पार करके जाना होगा या नहीं तो लाला पुल पार करके जाना होगा। अब आप बताइए, सिंघौन पंचायत के लोग, हरनागर पंचायत के लोग, शीतलपुर पंचायत के लोग और आपको बरिया पंचायत के लोग कैसे जाएं? दिन भर तो इनकम सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र से महज छोटा सा काम के लिए दिन भर उसको समय देना पड़ता है, खर्च भी उसको होता है। यही सुशासन विभाग का काम बोलता है। इसके अलावे हमारे क्षेत्र में एक 4 लेन नहीं है, जबकि बंगाल से जुड़ने वाला एरिया, बंगाल को इस कटिहार जोड़ता है और एक 4 लेन नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई पर्यटन स्थल नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई ये आपको हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। और हमारे क्षेत्र में आपको हॉस्पिटल तो टेक्निकल कोई कॉलेज नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है। इसीलिए क्या सुशासन बाबू बोलते हैं और क्या काम वो दिखाना चाहते हैं, कुछ काम नहीं दिख रहा है। अभी आप चले जाइए लाभा के पास, NH कब से बन रहा है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लोग कीचड़ में फंसते जा रहे हैं। हम तो गांव-गांव गली-गली घूमते हैं, जो गली की स्थिति है बद से बदतर है। अब हम कल गए थे शीतलपुर, वहाँ एक चिकित्सा भवन बना हुआ है और वो खंडहर में तब्दील है। अभी आप पाकी हम गए थे, वहाँ खंडहर में तब्दील है। कुछ विकास दिखता नहीं है। बोलने का तो बोल रहे हैं लेकिन विकास दिखता नहीं है। और हमको यहाँ के लोग जो जनप्रतिनिधि बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, हमको दिन रात काम करना पड़ेगा सुधारने के लिए। चाहे जिसकी भी सरकार हो, सुधारेंगे और काम करेंगे। प्राथमिकता के आधार की अगर बात करें तो प्राथमिकता किस समस्या को प्राथमिकता के तौर पर आप लेंगे और उसको दूर करने देखिए, हमारा क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्र है प्राथमिक विधानसभा, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आता है और फसल जान माल हर साल डूबता है। और उससे क्या होता है कि लोगों का कमर टूटा हुआ, क्योंकि यहाँ किसान की संख्या ज़्यादा है, मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और बड़े स्तर पर यहाँ से पलायन होता है। अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जब लोग फंस गए तो हमको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरला कई जगहों में जो मजदूर फंसा हुआ था, तमाम मजदूरों का फोन आता था, जिसके चलते उनको IT सेल गठन करना पड़ा कि सरकार की कहाँ क्या सुविधा है, तुम देखो और उसको सुविधा पहुँचाओ। और कई जगह जो है हम अपने स्तर से भी लॉकडाउन के पीरियड में रिलीफ का काम कर रहे हैं। उस समय हमको पहली बार पता चला कि इतने बड़े तादाद में मजदूर पलायन कर चुके हैं, चूँकि यहाँ कोई रोजगार नहीं है और काफ़ी बेरोजगारी है। पढ़ लिख के लोग बेरोजगार हैं और गरीबी इतना है, उसका कारण है कि बेरोजगारी, चाहे मजदूर की बेरोजगारी हो या पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी हो। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर हम बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ से निजात दिलाने के लिए महानंदा तटबंध के दोनों किनारे पर सघन वृक्षारोपण कराएंगे। उससे तटबंध भी मजबूत होगा और तटबंध पर रोड बनाएंगे, यातायात की सुविधा बढ़ेगा। और जब हम इतने करोड़ों की संख्या में पेड़ लगेगा तो फिर जो है वो एक पर्यावरण का हब बनेगा। और जब पर्यावरण का हब बनेगा, लाखों करोड़ों जब पेड़ लगेगा तो उसको लगाने के लिए मजदूर चाहिए, उसको लगाने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो उसको कितने बड़े संख्या में रोजगार मिलेगा। इसके अलावे 2 पर्यटन स्थल मेरा मुद्दा है। एक हिंदू भाई हैं, या मैक्सिमम हमारे क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म के लोग रहते हैं। गोरखनाथ धाम एक पर्यटन स्थल है जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का काम करेंगे। जल की मजार जो मुस्लिम भाइयों का है मेरा, उसको भी हम राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन बनाने का काम करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बनाते हैं 2 पर्यटन स्थल, तो राष्ट्र भर से जो आते हैं, देश भर से जब लोग आएंगे तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, तो हमारा क्षेत्र का ऑटोमेटिकली विकास होगा। इसके अलावे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह नहीं है। 2 युवाओं का काफ़ी मांग है यहाँ कि युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, लेकिन दोनों तरफ 2 स्टेडियम बनाने का काम करेंगे ताकि युवा भी अपना करियर खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ा सकता है। कोई टेक्निकल कॉलेज मेरे यहाँ नहीं है, IT कॉलेज नहीं है मेरे यहाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है मेरे यहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है। लोग को बाहर जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य में जो सबसे अधिक पैसा धन लोगों का खर्चा हो जाता है, आमदनी कम है, स्वास्थ्य पर धन ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। मेरे यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। अगर हम कम से कम 100 बेड का भी होता है तो काफ़ी लोगों को इलाज में सुविधा होगा, खर्च उसका घटेगा। ये प्राथमिकता के तौर पर इन कामों को हम करेंगे। इसके अलावे जो स्थानीय मुद्दा है उस पर काम करेंगे। जनता को अगर पैगाम देना हो तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं कि 7 नवंबर को वोटिंग है बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले तो हम ये आग्रह करें कि हर व्यक्ति वोट डालें।
और उसमें से मेरा चुनाव चिन्ह है कप और प्लेट छाप, जो 10 नंबर पर है। वोटिंग मशीन के 10 नंबर पर है कप प्लेट छाप। इसलिए बड़े तादाद पर क्षेत्र की विकास के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए, गरीब गुरबों का सुनने के लिए, गरीब गुरबों का हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने वाला उम्मीदवार आज आपके बीच है, किशोर मंडल। इसलिए हाथ जोड़कर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से आग्रह करते हैं, किशोर मंडल के चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप पर 10 नंबर पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। धन्यवाद। एक सवाल ये उठता है कि आज सियासत, राजनीति ऐसी हो गई है कि यहाँ जात पात धर्म की सियासत हो रही है। ऐसी हालत में आप अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे? ये सवाल बहुत ही गंभीर सवाल प्राणपुर के लिए, और इस सवाल का हम लगातार जवाब भी देते जा रहे हैं। प्राणपुर के लिए खास तौर पर, हम पूरे बिहार या पूरे देश के लिए नहीं करें। पूरे देश का जो स्थिति है वो तो सब वाकिफ है, उसका हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, उतना हम शायद कर भी नहीं पाएंगे। हम जहाँ कर पाएंगे उसके लिए हम बोलना चाहेंगे। अभी जितना उम्मीदवार है, हर उम्मीदवार अपना अपना जाति और अपना अपना क्षेत्र के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। हम प्राणपुर आजमनगर में गए थे, वहाँ लोगों का सवाल था आजमनगर का एमएलए होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो सुरजापुरी है, सुरजापुरी का एमएलए होना चाहिए। ये क्षेत्रवाद और ये जातिवाद का जो बीजारोपण भाजपा वालों ने किया है, उसको बड़े पैमाने पर बाकी उम्मीदवार भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैश करने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें। इकलौता उम्मीदवार हम हैं जो किसी जाति का, किसी धर्म के नाम पर, किसी क्षेत्र के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हम सभी जाति के लिए हैं, सभी धर्मों के लिए हैं, पूरे प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हैं। और एक बात का और ऐलान कर देना चाहते हैं बिना सवाल किए हुए कि किसी भी आपराधिक छवि को या किसी भी उस तरह के तत्व जो जात धर्म का उन्माद फैलाता है, जो दोनों के बीच लड़ाने का काम करता है, उसके कोशिश को नाकाम करने का काम करने वाला शख्स अब आ गया है। और सामाजिक समरसता किसी भी हाल में नहीं टूटने देंगे, सामाजिक सौहार्द किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगे। ये वो विधायक बनने जा रहा है कि हम विश्वास दिलाते हैं सभी धर्म के लोगों को, सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द बना हुआ रहेगा, किसी को अवसर नहीं मिलेगा इसको तोड़ने का। किशोर कुमार मंडल जी, आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती वक्त आपने मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है। This program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network.